उद्योग को बढ़ावा देने के लिए झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन कार्यक्रम का रांची में आयोजन। उद्योग विभाग की सचिव कार्यक्रम में हुई शामिल। नई इथेनॉल पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार। रांची में अधिवक्ता की हत्या के विरोध में जिला बार एसोसिएशन का कार्य बहिष्कार। 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। लातेहार में सीआरपीएफ का राइजिंग डे पर कार्यक्रम का आयोजन। शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। परिजनों को किया गया सम्मानित। जामताड़ा के सदर अस्पताल का हाल बेहाल। बारिश में छत टपकने से मरीज और अस्पताल कर्मी परेशान। पानी में भीग रहे हैं लाखों के मशीन। बोकारो में कबड्डी नेशनल जूनियर चैंपियनशिप का खिलाड़ी लिट्टी चोखा बेचने पर मजबूर। राहुल ने गरीबी के कारण छोड़ा खेल। आर्थिक मदद की दरकार। नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची में झारखंड में उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग ने स्टेक होल्डर मीट ऑन ड्राफ्ट झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 का आयोजन किया। उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल कार्यक्रम में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में कई जगहों के उद्यमी भी शामिल हुए। इथेनॉल प्रोडक्शन के विकास को लेकर इस कार्यक्रम में चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने दीप जलाकर किया। बता दें कि राज्य सरकार इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी का नया ड्राफ्ट तैयार की है ताकि राज्य में उद्यमियों को उद्योग लगाने में दिक्कत न हो। इथेनॉल का उपयोग कॉस्मेटिक, सैनिटाइजर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। झारखंड की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को नोटिफाई किया है, लॉन्च किया है कैबिनेट की स्वीकृति के बाद से। और अभी हम लोगों की ये जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी है, जिसके ऊपर आज स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस हुई, उसका उद्देश्य है कि जैसे हमने इंडस्ट्री पॉलिसी के संग भी किया था कि जो लोग स्टेक होल्डर हैं, जो यहाँ पर उससे संबंधित उद्योग लगाना चाहते हैं, लगाने के इच्छुक हैं, हम एक ड्राफ्ट पॉलिसी पहले उनके बीच लेके जाएं, उनसे सुझाव लें कि उनको क्या लगता है इसको और बेहतर और कॉम्पिटिटिव और अट्रैक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, और दूसरे राज्यों में अगर कोई बेस्ट पॉलिसी है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसको कैसे कॉपी कर सकते हैं। इथेनॉल प्रोडक्शन को प्रमोट करने का 3 उद्देश्य है। एक तो इससे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, खासतौर से राइस और मेज के प्रोडक्शन को लेकर के। दूसरा कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ग्रीन फ्यूल है। अगर इथेनॉल 25% पेट्रोल में मिक्स होता है तो सल्फर जो रिलीज होती है वो बहुत ही उससे कम रहती है। और तीसरा कि अब जब हमारे पोस्ट कोविड एरा में बहुत सा लेबर लौट के आ रहे हैं महाराष्ट्र से, गुजरात से, साउथ से, दिल्ली से, तो उनको यहीं पर रोजगार के हम एवेन्यू दे सके। संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, इथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर के कार्यक्रम रखा गया था, किस तरीके से जो ड्राफ्टिंग है वो की जा रही है और कैसे आगे का जो कार्यक्रम है वो चलाया जाना है? जी, मुख्यतः राज्य में उद्योग को कैसे बढ़ावा मिले, इसको लेके राज्य सरकार के संकल्प दिख रही है। यही वजह है कि जो उद्योग विभाग के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसके लिए एक आज परिचर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें कई जगहों से जो उद्यमी है शामिल हुए थे। और इथेनॉल प्रोडक्ट जो है उसको कैसे और बढ़ावा मिल सके राज्य में, और इथेनॉल को लेके राज्य में कितने उद्यमी प्लांट लगाने को लेके तैयार है, इन सभी मुद्दों को लेके आज बैठक जो स्टेक होल्डर थे उनके साथ की गई थी। और इसमें जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उस ड्राफ्ट को उद्यमियों के बीच में रखा गया है, ताकि यदि उसमें कुछ कमी या बेसी हो तो उसको भी सुझाव के मार्फत उसे दुरुस्त किया जाए, ताकि जो व्यवस्था सरकार की ओर से उद्यमियों को मिलना चाहिए या अभी जो किसी तरह की उन्हें समस्या होती है तो उन समस्याओं को निराकरण करते हुए जो उद्यमी है वे यहाँ पे इन्वेस्ट करें इथेनॉल प्रोडक्ट को लेके जो आगे की योजना है। और जो उद्यमी है जो चाहते हैं कि यहाँ पे अपना व्यवसाय करें, उनको कैसे सुविधा उपलब्ध कराई जाए, इन सब मुद्दों को लेके जो उद्योग सचिव है पूजा सिंघल, वे इस कार्यक्रम का आयोजन में शामिल हुई थी। और कई देश भर के कई कोने से जो उद्यमी है वे शामिल हुए थे इस कार्यक्रम में। लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है। हालांकि पूजा सिंघल ने भी यह साफ कहा है कि जो प्लेटफॉर्म आज दिया गया है उसमें इस जो फार्मा बनाया गया है उसमें विचार किया जाए, ताकि जो उद्यमी है उन्हें किसी तरह की जो अपना उद्योग लगाने में किसी तरह की समस्या ना हो। जो प्रोडक्ट है उसका कैसे और बढ़ावा राज्य में मिल सके, इन सभी चीजों पे आज कर सकते हैं परिचर्चा हुई है। चलिए संदीप, हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर आपके पास फिर से वापस लौटेंगे तो जो ड्राफ्टिंग है वो तैयार किया गया। बहरहाल बढ़ेंगे आगे। रांची में अधिवक्ता मनोज कुमार झा की हत्या के विरोध में जिला बार एसोसिएशन में कार्य बहिष्कार किया गया।
कोर्ट के परिसर में अधिवक्ताओं ने बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया विरोध ने कोर्ट परिसर से एल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च निकालेंगे। तो आपको बता दें कि जो विरोध है वो जिला बार एसोसिएशन कर रहा है। रांची में अधिवक्ता मनोज कुमार झा की हत्या मामले को लेकर के ये मामला जो है वो गरमाया हुआ है। कोर्ट के परिसर में अधिवक्ताओं ने बैठक की और निर्णय लिया गया विरोध में कोर्ट परिसर से एल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च निकालने की बात कही गई। रांची के तमाड़ में अधिवक्ता मनोज झा की हत्या से नाराज वकीलों ने रांची में सिविल कोर्ट से लेकर रांची के एल्बर्ट एक्का चौक तक मौन प्रदर्शन किया। इस दौरान रांची जिला बार एसोसिएशन के सदस्य और मीडिया प्रवक्ता संजय कुमार विद्रोही ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। मनोज कुमार झा की निर्मम हत्या 4 गोली मारकर तमाड़ के पास में रांची टाटा मार्ग में कर दी गई है। उसी से आक्रोशित होकर हम अधिवक्ता आज आंदोलित है और अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान, अपना सम्मान और अपना जान की रक्षा के लिए हम लोगों ने आज आंदोलन किया है। सरकार से मांग करते हैं, हम काउंसिल से भी मांग करते हैं कि तत्काल ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी जो अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है उस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल उन लोगों के खिलाफ भी जो है कार्रवाई करते हुए उन लोगों पर भी मुकदमा दर्ज करने का काम कर। तो जिला बार एसोसिएशन विरोध जता रहा है और जिस तरीके से हत्या की गई मनोज झा की तमाड़ में अधिवक्ता और उसके बाद से ये तस्वीर निकल करके सामने आई है जहां विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कोर्ट से लेकर रांची के एल्बर्ट एक्का चौक तक मौन प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान रांची जिला बार एसोसिएशन के सदस्य और मीडिया प्रवक्ता संजय कुमार विद्रोही का बयान भी सुना। उन्होंने कहा कि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी हो और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी उन्होंने मांग की है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के इस हत्या का विरोध जताया जा रहा है। साथ ही ये मांग की जा रही है कि जो वकील हैं, जो एडवोकेट हैं, वो सुरक्षित नहीं है, तो उनके प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के उस कानून को लागू किया जाए ताकि वो सुरक्षित रह सके। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, जिला बार एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है हत्या मामले में मनोज झा के, क्या कुछ मांगे जो है वो रखा जा रहा है? जी, रांची के अधिवक्ता है मनोज कुमार झा जिनकी कल हत्या बुंडू में कर दी गई है और इस हत्या के बाद जो रांची जिला बार एसोसिएशन के जितने भी सदस्य हैं या अधिवक्ता है उन्होंने आज इसको हत्या के विरोध में प्रोटेस्ट किया है। सबसे पहले यदि बात करें तो जो बार काउंसिल का जो चैम्बर है वहाँ पे उन लोगों ने बैठक की। बैठक के बाद जितने भी अधिवक्ता थे इस हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेके जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू करने की मांग को लेके वे कोर्ट परिसर से एक रैली भी निकाले थे जिस एल्बर्ट एक्का चौक तक गया था, जहां पे जितने भी अधिवक्ता थे मौन रूप से प्रोटेस्ट किए हैं। इस हत्या के पीछे जितने भी लोग शामिल हैं या फिर जो वजह है हत्या का, तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को लेके अधिवक्ता काफी आक्रोश में आज दिख रहे थे और अधिवक्ताओं की जो पेशा है उसमें इनकी भी जो कर सकते हैं कि कैसे इनको सुरक्षा दी जाए, उन सभी मुद्दों की मांग, समस्याओं की मांग की है इन्होंने सरकार से। वहीं इनका एक डेलीगेट जो मार्च के बाद एसएसपी रांची से भी मुलाकात की है। इस पूरे मामले की जांच करने की अधिवक्ता मांग कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। बोकारो में हुई रेमडेसिविर इंजेक्शन गड़बड़ी मामले की जांच मुख्यालय डीएसपी मुकेश कुमार ने शुरू कर दी है। आज डीएसपी ने चास के देवांश और सिटी केयर अस्पताल में पहुंचकर कागजातों की पड़ताल की। वहीं अस्पताल प्रबंधन की सभी जरूरी कागजातों को जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। दरअसल कोरोना संकट काल के दौरान इन अस्पतालों ने आपदा को अवसर में बदलकर रेमडेसिविर इंजेक्शन में गड़बड़ी की थी, जो मामला ड्रग इंस्पेक्टर की जांच में सामने आया था। इसमें चास देवांश हॉस्पिटल, सिटी केयर हॉस्पिटल और बोकारो वेलमार्क अस्पताल के खिलाफ 3 अलग अलग थानों में मामला दर्ज किया गया है। इसी मामले को लेकर बोकारो के एसपी चंदन कुमार झा ने मुख्यालय डीएसपी मुकेश कुमार को जांच का जिम्मा सौंपा है। इसी क्रम में मुख्यालय डीएसपी ने आज अस्पतालों में पहुंचकर कागजातों की पड़ताल की। इस दौरान अस्पताल का कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी अस्पताल में मौजूद नहीं रहा। यही कारण है कि उन्होंने जल्द से जल्द कागजातों को जमा कराने का निर्देश दिया। जगह केस हुआ है, पिंडरा जोड़ा में और चास में और एक बीएसटी थाना में, तीनों का परिदर्शन मुझे करना है। उसी के आलोक में आज जांच पड़ताल करने आए हैं। जांच पड़ताल जारी है, कागजों की मांग की गई है, उसके मैं जांचों के बाद परिवेक्षण रिपोर्ट समर्पित की है। जो कागजात प्रस्तुत करेंगे उसके आधार पर हम लोग चेक करने के बाद मेरा जो परिवेक्षण रिपोर्ट है पुलिस
तो आपको बता दें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की गड़बड़ी मामले में जो जांच है वो शुरू कर दी गई है। मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। बोकारो में हुई रेमडेसिविर इंजेक्शन गड़बड़ी मामले की जांच मुख्यालय डीएसपी मुकेश कुमार ने शुरू की है। डीएसपी ने चास के देवांश और सिटी केयर अस्पताल में पहुंचकर कागजातों की पड़ताल की है। संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, रेमडेसिविर इंजेक्शन गड़बड़ी मामले में जो जांच है वो शुरू कर दी गई है, कैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है? राहुल, सबसे मैं पहले बताऊं कि लगातार 3 महीना से ये जांच चल रही है जी। बोकारो एसपी के निर्देश पर हेडक्वार्टर डीएसपी को जांच का जिम्मा दिया गया था। उसी क्रम में 3 अस्पताल की जांच जारी है। उसी क्रम में जो है आज सिटी केयर अस्पताल और देवांश अस्पताल की जांच की गई और हेडक्वार्टर डीएसपी के निर्देश दिया कि 7 दिनों के अंदर सारे कागजात प्रस्तुत करें और जो भी गड़बड़ियां हुई है उसकी जांच करने के जिम्मा इनको दिया गया था और जांच इन्होंने लगातार कर रहा है। करने के बाद जो भी जांच में उपरांत आएगा वो अपने व्यक्ति को समर्पित किया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए। जामताड़ा के सबसे बड़े हॉस्पिटल सदर अस्पताल के अधिकांश वार्ड के भवन से पानी रिसता है, जिससे जांच करने वाली मशीन और मरीजों का बेड पानी में भीगता रहता है, जिससे मरीजों और कर्मचारियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। अस्पताल के एक्सरे रूम, एसआरएल जांचघर, डायलिसिस सेंटर के अलावा कई अन्य कमरों के छत से बारिश का पानी टपकता रहता है। अस्पताल कर्मियों ने बताया कि कभी कभी तो डायलिसिस के समय मरीज भी पानी में भीगते रहते हैं। वहीं सवाल पूछने पर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इसकी जानकारी वरीय अधिकारी को दे दी गई है ताकि जल्द से जल्द भवन की मरम्मत करवाई जा सके। बहुत जगह सीपेज होता है, केवल डायलिसिस सेंटर में ही नहीं होता है, अनेक जगहों पे है। इसके लिए हम लोग पहले लिखा-पढ़ी किए थे। छत से पानी चूता है, ये सबसे बड़ी है समस्या। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, पेशेंट बहुत पानी चूता है। पेशेंट मतलब आते हैं, बोलते हैं कि इस तरह हो रहा है और हम लोग बोले हुए लेटर भी दिए हुए थे सर और सीएस मैडम आए हुए थे, एक दिन देख के गए हैं। ठीक है, करेंगे आगे पहुँचाएंगे। उज्जवल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जवल, तस्वीरें हम देख पा रहे थे कैसे सदर अस्पताल के जो छत है वहां से पानी टपक रहा है, क्या कुछ हालात है वहां पर? 2 वर्ष से है अस्पताल के कई वार्डों के छत से पानी रिसता है। स्थिति यह है कि बरसात के सीजन में कभी कभी फर्श पर पानी जमा हो जाता है। खिड़की दरवाजे के भी शीशे टूटे हुए हैं जिससे मरीजों को परेशानी होती है। एसआरएल लैब में लाखों का मशीन रखा हुआ है, एक्सरे रूम में लाखों का मशीन रखा हुआ है, अत्याधुनिक मशीन, लेकिन पानी के कारण वह खराब हो जा रहा है, जिस कारण कर्मचारी उसे बरामदा पर लाकर रखते हैं और किसी तरह कार्य कर रहे हैं। जब इस विषय में अस्पताल प्रबंधक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने 1-2 बार नहीं जबकि कई बार दिया है, पत्र लिखकर वरीय पदाधिकारियों को, जांच में भी दिखाया गया है, लेकिन शहर एक बार आश्वासन नहीं मिलता है, इसका समाधान नहीं हो पा रहा है, जिस कारण यह समस्या बनी हुई। डायलिसिस, सबसे बड़ी बात है कि डायलिसिस सेंटर में जब डायलिसिस मरीज का हो रहा होता है उस समय छत पर से पानी उसके शरीर पर गिरता है। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी लापरवाही है। जी चलिए, शुक्रिया उज्जवल तमाम जानकारी के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ता आगे, लातेहार में रेजिंग डे पर सीआरपीएफ 11वीं बटालियन ने शहीद जवानों को नमन किया। बटालियन कमांडेंट वीके त्रिपाठी जवानों के साथ शहीद स्मारक स्थल पहुंचे, जहां नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए जवान वीरेंद्र शर्मा को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शहीद की माता को अंगवस्त्र और श्रीफल प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं कमांडेंट वीके त्रिपाठी ने बताया कि सीआरपीएफ विश्व की सबसे बड़ी सुरक्षा प्रहरी है और उन्होंने अपनी स्थापना दिवस पर सभी सीआरपीएफ पदाधिकारी, अधिकारी और जवानों को शुभकामनाएं दी। रेजिंग डे है और रेजिंग डे के दिन में सीआरपीएफ इज द लार्जेस्ट फोर्स इन दिस वर्ल्ड, तो उसी लाइन ऑफ थ्री में चूँकि हमारे यहाँ लोकल शर्मा जी सही हुए तो उनकी पुण्यस्मृति में यहाँ आके हमने जो छोटा सा हमारी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन यानी माता जी को जो 40% हम कर रहे हैं, ये हमारा सीआरपीएफ का एक ग्रेटिट्यूड है उनके लिए। एंड वी विल ट्राई लेवल बेस्ट कि उनकी तरफ से उनको कोई दिक्कत ना हो। वी विल ऑलवेज अलॉन्ग विद द साइड ऑफ फैमिली। रांची में काके के चौरी में अपराधियों ने अजय मुंडा की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। पेट में चाकू गोदने के निशान भी हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। अजय मुंडा
ईदल हाथू का रहने वाला है। उसकी हत्या घर से 500 मीटर की दूरी पर की गई है। बताया जा रहा है कि अजय सोमवार की रात अपने घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। घर वालों ने सुबह में अजय की खोजबीन शुरू की तो पता चला कि नदी किनारे उसका शव पड़ा है। फिलहाल पुलिस अजय के मोबाइल का कॉल डिटेल खंगाल रही है। कुछ इलाकों में लगे सीसीटीवी का फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे जमीन का विवाद हो सकता है। तो आपको बता दें कि एक शव बरामद किया गया है। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। अपराधियों ने अजय मुंडा की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी है। साथ ही पीठ में चाकू गोदने के निशान भी पाए गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स से फिलहाल भेजा है। अजय मुंडा ईदल हाथू का रहने वाला बताया जा रहा है। उसकी हत्या घर से 500 मीटर की दूरी पर की गई है। बताया जा रहा है कि अजय सोमवार की रात अपने घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। जब उसकी खोजबीन की गई तो नदी किनारे उसका शव मिला। तो रांची के काके में अजय मुंडा की हत्या की गई है और इस हत्या मामले को अब पुलिस जांच में लगी हुई है। साथ ही पुलिस का ये कहना है कि जमीन विवाद में इस हत्या की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। रांची पुलिस ने नामकुम थाना स्थित केतारी बागान के रेलवे फाटक के पास से अमन साहू गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी का नाम जगत कुमार, विनय सिंह और करण रविदास है। रांची एसएसपी सुरेंद्र झा को अपराधियों ने इकट्ठा होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद एसएसपी ने एक टीम को गठित कर छापेमारी का आदेश दिया था। पुलिस ने इस छापेमारी में 2 देसी पिस्टल, 8 गोलियां और 3 मोबाइल जब्त किया है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि यह लोग शहर में कुछ लोगों की हत्या कर दहशत फैलाना चाह रहे थे, जिससे लोग आसानी से लेवी दे सके। वो अभियान उनका सफल नहीं हो पाया था। इस वजह से तो नामकुम साइड में ही एक केतारी बागान उनका रेलवे क्रॉसिंग है। शाम के समय में कुछ सस्पेक्टेड लोग हैं वहाँ असलहा के साथ उपलब्ध है और देर शाम में जैसे सूचना मिली तो मैंने डीएसपी साहब और फिर इंस्पेक्टर साहब को वहाँ पर भेजा पूरी टीम दलबल के साथ। चूँकि वो जंगली एरिया है थोड़ा सा तो घेराबंदी किया गया तो लोग भागने की कोशिश करने लगे, जिसमें से 3 लोगों को डिटेन किया गया, जिनके पास से ये 2 पिस्टल बरामद हुआ, 5 राउंड ये 7.65 mm की गोली है। उसके बाद 2 नॉट मोबाइल फोन। रांची में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। लोअर बाजार थाना इलाके के कांटा टोली स्थित नेताजी नगर में चोरों ने 2 मंदिर में चोरी कर ली। सुबह जब पुजारी ने मंदिर पहुंचा तो देखा कि मंदिर के अंदर का दरवाजा टूटा हुआ है और दानपेटी में रखा हुआ पूरा रुपया गायब था। पुजारी ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। 20 मिनट से 4 बजे के बीच की घटना है। ठीक है, फुटेज कुछ आया है? सीसीटीवी है लगा हुआ यहाँ पर मंदिर में सीसीटीवी लगा हुआ नहीं है, बगल में देखा गया है तो उसी के अनुसार जो है ये जानकारी दिया गया है। तो चोरी लगभग क्या क्या हुआ है? कुछ चोरी यहाँ पर जो है खैर भगवान की बहुत बड़ा महिमा थी कि चोर जो है अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। केवल मंदिर का जो स्लाइडिंग टूटने के कारण आवाज़ जो हुई और वो जो है चोर लोग यहाँ से मंदिर से किसी के आ जाने की शंका से जो है यहाँ से चले गए। बोकारो में चास थाना के सुल्तान नगर में 24 वर्षीय महिला ने दोनों हाथों का नश काट लिया। अचेत अवस्था में महिला को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना की सूचना पाकर चास पुलिस सदर अस्पताल पहुंची। वहीं शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि महिला ने घरेलू विवाद से हाथ की नस काट ली। बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे मार्केटिंग के लिए निकली थी लेकिन वापस घर नहीं पहुंची। पुलिस परिवार वालों से घटना के संबंध में पूछताछ करने में जुट गई है। पानी पीना मोड़ से जा रहे थे महावीर चौक, तो तब हम जब वहाँ से क्रॉस कर रहे थे कलकत्ता बाजार के पास से, तब एक महिला वहाँ घायल पड़ी थी। तो हमने उस महिला को देखते हुए चास थाना को इन्फॉर्म किया और इन्फॉर्म करने के बाद हम उनको लेके टेम्पो में सदर अस्पताल आए। और दुधाटी मोड़ तरफ से पेट्रोलिंग करते हुए आ रहे थे तो कलकत्ता बाजार के सामने देखिए एक महिला बेहोश पड़ी हुई थी, उसका नस कटा हुआ था। उसके बाद तुरंत फिर हम लोग स्थानीय लोगों की सहायता से एक टेम्पो से उसको सदर अस्पताल लाए। महिला अभी ठीक। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के महुलिया गांव के बड़वा ही टोला में पत्नी पर पति को जहर देकर मारने का आरोप लगा है।
घटना के संबंध में मृतक व्यक्ति की बहन ने आरोप लगाया है कि मुरली श्याम रवि की पत्नी के साथ हमेशा विवाद होता रहता था, जिसके बाद उसकी पत्नी ने खिचड़ी में जहर देकर उसे मौत की नींद सुला दी। इसके बाद उसकी पत्नी बेहोशी की हालत में अपने पति को छोड़कर 3 बच्चों को लेकर फरार हो गई। घटना की सूचना गांव के मुखिया निवास राम को दिया गया। इसके बाद मुखिया ने मुरली श्याम को इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा रही है और मामले की छानबीन में जुट गई है। भाभी में झगड़ा हुआ, वो तो पहले से चल रहा था झगड़ा, और इसी की वजह से आज खिचड़ी बना के दे दी और खा के 10-15 मिनट के बाद उसको खून ब्लड निकलने लगा और उसका उल्टी करने लगा, लैट्रिन भी हो गया। उसके बाद उसका पत्नी दे के गढ़वा में कांडी थाना क्षेत्र के कांडी में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता टूमर सोता गांव की रहने वाली है, जो 10वीं की छात्रा है। गिरफ्तार 3 लोगों में मोटरसाइकिल गैरेज का मालिक 32 वर्षीय विजयमल कुमार, 25 वर्षीय ऋषि कुमार और 28 वर्षीय अविनाश मेहता शामिल है। घटना की भनक कुछ लोगों को हुई तो गैरेज के बाहर लोगों की भीड़ जुटने लगी। गैरेज का शटर अंदर से बंद था। लोगों का दबाव बढ़ता देख लड़की को अकेला छोड़ गैरेज के पिछले हिस्से से तीनों युवक फरार हो गए। लोगों के कहने पर पीड़िता ने गैरेज के गेट को खोला। पीड़िता की मां ने बताया कि वह सहेली के बर्थडे पार्टी में शामिल होने की बात कहकर घर से निकली थी। बाद में पता चला कि बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी है। थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पीड़िता का कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज होगा। बोकारो में पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा की तरफ से रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय चास में कक्षा 9 से कक्षा 12 में उपयोग आने वाले गणित और रसायन शास्त्र के कई पुस्तकों का वितरण किया गया। पुस्तकें देश विदेश के नामी लेखकों ने लिखी है, जिसका इस्तेमाल कर बच्चे अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। ये सारी पुस्तकें रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय के लाइब्रेरी में रखी जाएंगी। आज बोकारो पुलिस के तरफ से चास में स्थित रामरुद्र स्कूल है, जो कि झारखंड सरकार द्वारा संचालित स्कूल है, जिसमें वर्ग 12वीं तक की पढ़ाई होती है। उसके प्रिंसिपल महोदय आए थे और बोकारो पुलिस की तरफ से उनको काफ़ी सारा बुक्स जो है वो डोनेट किया गया है। हम लोगों ने बुक्स को कलेक्ट किया है पिछले 1-2 सालों में। कुछ हमारे पास भी था, कुछ अन्य लोगों के पास भी थे। सभी को कलेक्ट करके क्लास 9 to 12 इसके मैथ्स और केमिस्ट्री के मोस्ट ऑफ द बुक्स उनको डिस्ट्रीब्यूट किए। धनबाद में नगर निगम के चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई है। गोल्फ मैदान स्थित राज्य पुस्तकालय भवन में जिला प्रशासन ने एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रबला खेस की उपस्थिति में नगर निगम चुनाव की तैयारी को लेकर विचार विमर्श करते हुए उसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। मौके पर नगर निगम चुनाव को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए पूर्व प्रशिक्षकों को आमंत्रित कर चर्चा की गई, जिसमें चुनाव की पूर्व तैयारी को लेकर बातचीत हुई। दल है यहाँ, और ये प्रशिक्षण कोषांग के रूप में यहाँ इस्टेब्लिश होने जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने जितने भी प्रशिक्षक हैं उनको आज हम लोग बात विचार विमर्श करने के लिए इन लोगों को बुलाए हैं कि हमारा जो ये नगर निगम चुनाव के प्रशिक्षण के पूर्व जमशेदपुर में सोनारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बागडोर एक बार फिर तारा सिंह और उनकी टीम को सौंप दी गई है। संगत के समर्थन से दोबारा इस कमेटी का गठन किया गया है। कार्यकाल में अपनी प्रधानगी की थी। उसके बाद 2 कार्यकाल जो है 2014 से 2018 तक जो है वो राजेंद्र सिंह ने की थी, जो उनके साथ का ही था, सहयोगी था उनका। इस 8 साल के दरमियान हमने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया था। बेरमो में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर श्रमिक संगठन जनता मजदूर संघ ने बीएड के जीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 15 दिनों के अंदर मांगे पूरी नहीं होने पर 1 दिवसीय चक्का जाम करने की चेतावनी दी। जो आज मजदूरों की दुर्दशा है, जो संगठित मजदूर की दुर्दशा है, जो असंगठित मजदूर की दुर्दशा है, जो आउटसोर्सिंग कंपनी जो मनमानी कर रही है और जो विस्थापितों का आज बेहाल है विस्थापित, उस सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने एक 10 सूत्री मांग सौंपा है कंपनी को।
और राज्य से बड़ी खबर, जहां विधायक खरीद फरोख्त मामले में हाई कोर्ट में पीआईएल दायर किया गया। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने पीआईएल दायर किया है। सीबीआई से जांच की मांग को लेकर के पीआईएल दायर की गई है। तो लगातार इस पर राजनीति भी काफी गरमाई हुई है। झारखंड के संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, अब विधायक खरीद फरोख्त मामले पर पीआईएल दायर की गई है, क्या कुछ उसमें कहा गया है? एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा हाईकोर्ट में आज विधायक खरीद फरोख्त मामले को लेकर पीआईएल दर्ज किया गया है और उसका साफ कहना है कि इस मामले पे जांच उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि यह पहला मामला नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़े कई मामले राज्य में इससे पहले भी हुए हैं और कहीं ना कहीं इन सभी चीजों की जांच कर इसका पर्दाफाश होना चाहिए कि आखिर कौन लोग इसमें संलिप्त है। और जो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है, इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन भी होता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज की पूरी जांच की जाए, क्योंकि इस बार जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें कई लोग ऐसे हैं जो विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया पुलिस ने। और इसका तार सिर्फ रांची नहीं, दिल्ली और मुंबई तक से जुड़े होने की बात कही है। हालांकि जांच चल रही है। उस बीच सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा हाईकोर्ट में भी पीआईएल कर या जांच की पूरी मांग की गई है, ताकि इसका पूरा जो कह सकते हैं जांच हो और जो लोग भी इसमें संलिप्त हो उनकी गिरफ्तारी हो सके। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संदीप। बोकारो में 4 बार कबड्डी में नेशनल जूनियर चैंपियनशिप खेल चुके और स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित खिलाड़ी आर्थिक तंगी से परेशान होकर लिट्टी चोखा बेच रहे हैं। जी हां, बोकारो के सेक्टर 9 में रहने वाले 4 बार जूनियर नेशनल चैंपियनशिप और स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित कबड्डी प्लेयर राहुल कुमार की हम बात कर रहे हैं। राहुल कुमार साल 2007 से इस खेल में अपनी शुरुआत की। 2019 तक ऑल ओवर इंडिया और बाहर भी कबड्डी के खेल में अच्छा प्रदर्शन करते रहे। राहुल अपने घर में 4 भाई बहनों के बीच सबसे छोटे हैं। घर में माता पिता बुजुर्ग हैं और बीमार रहते हैं। घर का गुजारा एकमात्र लिट्टी दुकान चलाकर ही हो पाता है। और थोड़ा जब बड़ा हो गया, मेरे पास स्थिति नहीं थी तो हम डांटते थे। कबड्डी 2007 से खेलना शुरू किए थे और 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वें जूनियर स्टेट चैंपियनशिप खेले। अच्छा प्रदर्शन के रहा तो मुझे नेशनल में भी सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन नेशनल में हुआ। अच्छा उम्मीद किए, लेकिन वहाँ मेडल नहीं आ पाया था। पार्टिसिपेट कर पाए थे झारखंड की तरफ से, लेकिन स्टेट चैंपियनशिप में तीनों हमारे पास मेडल है। और किसी आर्थिक स्थिति के वजह से जो मुझे अभी ये बिजनेस करना पड़ रहा है, फिर अगर कुछ मदद और आर्थिक स्थिति हो जाता तो फिर हम अभी 2 साल से गेम बंद को किए हुए हैं। आने वाला दिन में फिर हमें आर्थिक स्थिति सही हो जाएगा तो फिर हम अपना गेम की ओर ध्यान देंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।